रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स। लास्ट क्लास में अपन ने इसमें पढ़ लिया था ओआर, एनओआर और एनआर कौन होता है। ये जो ओआर, एनओआर, एनआर का जो स्टेटस है ये अपन ने इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म सबके लिए देख लिया। ये स्टेटस कौन ओआर, कौन एनओआर, कौन एनआर, ये सारी बात हो गई थी लास्ट क्लास में। अब अपन ने ये स्टेटस पढ़ा क्यों है? हमें ये स्टेटस पढ़ना था टैक्स इंसिडेंस के लिए। व्हाट विल बी द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स कब किस पे लगेगा। ये पेज नंबर 12 ऑनवर्ड देखो क्या, टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू, टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी फाइनल होगी। आप ओआर हैं, एनओआर हैं, एनआर हैं, आपका स्टेटस क्या है, ओआर या आप एनओआर या एनआर, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कोई इनकम इंडिया में मिली या इंडिया में मान ली गई, मिली मान ली गई, तो वो किस में आ जाएगा, तीनों में। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारत सरकार की या इंडिया की कंपनी की नौकरी करते हैं, सैलरी सीधा इंडिया के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, तो ये रिसीव्ड इन इंडिया ही तो है। और क्या है, इंडिया के अकाउंट में जमा होना मतलब क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया ही तो है। इंडिया में जमा हो गई तो वो इंडिया में मिली, तो इसका मतलब वो किस में आ जाएगी, ओआर, एनओआर और एनआर, तीनों ही सिचुएशन में क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल। ओआर, एनओआर और एनआर तीनों ही कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर कोई इनकम इंडिया में मिली, इंडिया के अंदर चेक मिल गया आपको, तो इंडिया में मिला ना तो बख्शा नहीं जाएगा। मेन चीज है, कहता है इनकम का मिलना, रिसीव्ड विद इन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया है, तो वो इनकम चाहे आप ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये तीनों कैटेगरी में क्या होने वाली है, टैक्सेबल। क्लियर। जैसे मान लो एक आदमी को भारत सरकार ने, इंडियन सिटीजन को बाहर भेजती है जॉब के लिए, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर जॉब के लिए भेजती है, हाँ, जैसे कि एम्बेसी में लोग, ज़्यादा तो सरकार उनको ही भेजती है, या जैसे उन लोगों को भेज दे जो नासा वगैरह में बैठे हैं 4-6 आदमी इंडिया के, यूएनओ में जो बैठे हैं, उनको तो आपको पता है कि सैलरी, परक्विजिट, अलाउंसेस सभी माफ़ है, लेकिन बाकी जो इंडिया के बाहर नौकरी करते हैं उनके परक्विजिट और अलाउंस क्या होते हैं, माफ़। चलो, जो फैसिलिटीज़ मिलती इंडिया के बाहर, अगर किसी को जॉब पे भेजा लेकिन उसका पीएफ अपनी पॉकेट से उसके पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर डाल रहा है, कंपनी डाल रही है, सरकार डाल रही है, तो वो भी तो डीम्ड या अर्न इन इंडिया है भाई। वो कैश नहीं मिला, वो आपके अकाउंट में ही जमा होता है ना, आखिर कल को आपको ही मिलेगा। पीएफ हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया, वहीं पड़े पड़े बढ़ता नहीं रहता वो, तो वो क्या है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ही तो है। तो वो इंडिया में टैक्स लगने से कैसे बच जाएगा ऐसा पैसा, वो डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया है, टैक्स लगने से बच नहीं सकता ऐसा पैसा। क्लियर। कोई इंडिया में इनकम मिली तो बख्शा नहीं जाएगा, टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल टाइप ऑफ असेसी, ओआर, एनओआर, एनआर। सही है। सेकंड, एनी इनकम अर्नड कह दो, अक्रूड, अराइज कह दो, जनरेटेड कह दो, या कह दो डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। इंडिया में कमाई या कमाई मान ली गई तो भैया बख्शा नहीं जाएगा, चाहे तू एनआर क्यों ना हो। एनी इनकम अर्न इन इंडिया, जैसे कि मान लो अगर एग्जांपल लूं, ये सेक्शन 9 का पार्ट है, इनकम अक्रूड और अराइज्ड या डीम टू बी अक्रूड अराइज कह लो, डीम टू बी अक्रूड अराइज्ड इन इंडिया। इनकम इंडिया में कमाई मानी गई, इसको डिटेल में पढ़ूंगा, ब्रीफ में सुन लो।
इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन विद इंडिया, इंडिया से बिजनेस कनेक्शन करके अगर पैसा कमाया तो इंडिया में अर्नड है, वो डीम टू बी अर्नड है। फॉर एग्जांपल, फॉरेन के एक आदमी ने दिल्ली में ब्रांच खोल ली, एजेंट बिठा दिया, ब्रांच खोल ली, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया, उसके थ्रू माल बेच रहा है, तो जो उस माल को बेच के प्रॉफिट आया वो कहाँ कमाया माना जाएगा? इंडिया। जैसे मिस्टर गोम्स हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया में, उन्होंने दिल्ली करोल बाग में एक ब्रांच खोल ली, उसको करोड़ रुपए का माल देते हैं, ब्रांच 1 करोड़ 10 लाख में बेच देती है। कितना प्रॉफिट? 10 लाख, दिल्ली करोल बाग के थ्रू। ये 10 लाख रुपए अर्न इन कहाँ है? इंडिया। टैक्स लगेगा इंडिया में? श्योर, इंडिया में कमाया। या इंडिया में लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया, क्या पेप्सी कोका कोला ने प्लांट नहीं लगाया? लेज, पेप्सी को, ये सब कहाँ बन रहा है? पेप्सी को कंपनी का माल इंडिया, कोका कोला कंपनी का माल कहाँ बन रहा है? इंडिया। नेस्ले का माल कहाँ बन रहा है? मैगी कहीं बाहर से थोड़ी आ रही है, यहीं बना रहे हैं। यानी उन्होंने क्या लगा रखे हैं इंडिया में? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाए, ब्रांच खोली, एजेंट बिठाए, उसके थ्रू व्यापार कर रहे हैं, तो दैट इज बिजनेस कनेक्शन विद इंडिया। उससे जो बचत होगी उस पर टैक्स इंडिया में श्योर है, लग के रहेगा। क्लियर? पर एक केस, सिर्फ होल्डिंग सब्सिडी हो जाने से कुछ नहीं होता, उनके थ्रू बिजनेस करने से कुछ होता है। मान ले एक फॉरेन की कंपनी की इंडिया में सब्सिडरी है, लेकिन वो फॉरेन कंपनी अपना कोई माल सब्सिडरी के थ्रू यहाँ बेच बूच नहीं रही, जो सब्सिडी यहाँ काम करके कमा रही है उस पर तो टैक्स बचने का सवाल नहीं है। लेकिन आपको फॉरेन कंपनी को, क्योंकि साहब आपकी सब्सिडी इंडिया में, तो भाई वो कमाया तो नहीं, काम धंधा तो नहीं किया, क्या उनके थ्रू माल बेचा है? क्या माल बेचोगे तो ही ना, तो ही कमाओगे। मान लो एक मिस्टर गोम्स नाम का ऑस्ट्रेलियन है, उसने क्या किया? गोम्स ने बॉम्बे में ब्रांच खोल ली, लेकिन उसके थ्रू एक भी ऑर्डर नहीं बुक हुआ, माल बिका ही नहीं, तो इंडिया से कुछ अर्निंग है? बिजनेस कनेक्शन तो हो गया, लेकिन कोई उससे अर्निंग तो हुई हो, टैक्स तो ही लगेगा। क्लियर? इंडिया में एक दुकान खरीद ली, किराए पे ही नहीं चढ़ी सारा साल, तो किराया आया ही नहीं, तो अर्न कहाँ से हो जाएगी इनकम? क्लियर? बिजनेस कनेक्शन होने के लिए एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो क्या है, आपके अंडर काम करता है, मंथली सैलरी लेता है। जैसे कंसाइनी नहीं होता, जैसे कंसाइनी, ऐसा हमें बिजनेस कनेक्शन के लिए ऐसा एजेंट चाहिए, ऐसा एजेंट चाहिए। ऐसा एजेंट नहीं जो इंडिपेंडेंट एजेंट हो। बिजनेस कनेक्शन होने के लिए ब्रांच होने से कुछ नहीं होता, उसके थ्रू क्या करने से होता है? बिजनेस करो, उसके थ्रू बुकिंग करो। एजेंट होना भी कौन सा एजेंट हो? इंडिपेंडेंट एजेंट ना हो, नॉट एन इंडिपेंडेंट एजेंट। अगर ऐसा एजेंट हुआ तो आप कह देंगे नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं, आप मान लेंगे। समझे? इंडिपेंडेंट एजेंट कौन सा होता है? सुनो, मैंने हुड्डा में एक प्लॉट लेना था, हुड्डा में एक प्लॉट लेना था, वहाँ पे मिस्टर शर्मा नाम से, एक शर्मा प्रॉपर्टीज़ है, मान लो एक मिनट के लिए, आर के शर्मा नाम का एक वहाँ बंदा है। मैंने कहा भाई साहब मुझे प्लॉट चाहिए, कहता सर दिलवा देंगे। 6-8 प्लॉट दिखा दिए उन्होंने, ये देख लो इतने का, ये देख लो इतने का, ये देख लो इतने का। मैंने उसको बता दिया जी ये 1869 नंबर एक प्लॉट है, ये सही रहेगा सर, मैं ले लूँगा। उन्होंने मुझे खरीदवा दिया और अपना क्या ले लिया? कमीशन। वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। वेदर मिस्टर शर्मा इज माई एजेंट और नॉट, वो सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए था। वो अपना हैसियत अपनी है, उसकी अपनी अपनी है। ये नहीं कि मैं उस पर रोब बनाऊं या मैं उसको कहूँ ऐसे नहीं वैसे, ना ना ना, वो इंडिपेंडेंट मालिक है अपना। वो मैं तो एक ट्रांजैक्शन में उससे हेल्प ले रहा हूँ, उसको कमीशन दिया, उससे ज़्यादा मेरा उससे कोई लिंक नहीं। मार्बल लेने गए आप, मार्बल लेने कहाँ जाते हैं लोग? पत्थर ये निकलता है, कहाँ से निकलता है? कहाँ से आता है? हाँ जी, कहाँ से आता है? मकराना।
राजगढ़, किशनगढ़, उधर से आता है जोधपुर साइड। ये आज से 500 साल पहले भी वहाँ से आता था। जो आगरा के ताजमहल में लगा है मार्बल, सारा संगमरमर वाइट कलर का, वो सारा मकराना का लगा है, राजस्थान का। वहाँ पे रोकी सरफेस है, ज़मीनी पत्थर जैसी है, काटे जा रहे हैं, ख़त्म थोड़ी होनी है। वो एक पहाड़ है, वो काटते कितने 100 साल लग जाएंगे। मकराना में भी 400 साल पहले मार्बल ताजमहल में लगाया गया था, वही आज भी लगा हुआ वो। चलो, तो मार्बल जो है वो आप वहाँ लेने जाओ, राजस्थान सस्ता मिलता है। वैसे लोकल भी मिल जाता है, वो थोड़ा महंगा देते हैं। अगर आपको ज़्यादा बल्क में चाहिए ना, तो लोग वहाँ से जाके ले लेते हैं, मकराना से। तो क्या होता है, मैं 1-2 बार गया हूँ, जैसे घर बनाया तो कोई बंदा कहता है जी आप वहाँ से ले आते हैं, ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ अपने को नॉलेज नहीं है, वो गलत ले लें। तो वहाँ पे एजेंट ढूंढा जाता है, जिसको कहा गया कि भाई हमें इतना फुट मार्बल चाहिए, तू दिलवा दे, कमीशन ले ले। कोई जान पहचान वाला बंदा ढूंढा गया, उसने 2-3 जगह मार्बल दिखाया, जो सही लगा हमने ले लिया और उसको कमीशन दे दिया। उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं वो कहाँ और हम कहाँ, बस वो हमारा एजेंट वो वाला एजेंट नहीं है जो बिजनेस कनेक्शन के लिए होना चाहिए। वो तो कौन सा एजेंट है, इंडिपेंडेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मिस्टर गोम्स ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी ने, इंडिया के एक बंदे ने कहा मिस्टर गोम्स को कि बॉम्बे का एक आदमी साहब माल खरीदना चाहता है, खरीदवा दोगे, दे दोगे? 10 लाख का माल है, मेरा कमीशन 10,000 है। कहता दे देंगे भाई, तेरे को भी 10,000 दे देंगे, बिकवा। बॉम्बे के बी ने मिस्टर गोम्स ऑस्ट्रेलियन का 10 लाख का माल बिकवा दिया इंडिया के बंदे को, और 10,000 अपना कमीशन ले लिया। मिस्टर बी ने, बॉम्बे के बी ने कमीशन ले लिया, और मिस्टर गोम्स ने अपना 10 लाख रुपए ले लिया बॉम्बे के बाहर से। अब क्या आप ये जानना चाहोगे ऑस्ट्रेलियन गोम्स ने कितने कमाई इस ट्रांजैक्शन में? क्या ये जानना चाहोगे? क्या ये इनकम अर्न इन इंडिया है? क्या आपको जी ऑस्ट्रेलियन भाई तू बता तूने कितने रुपए में माल बनाया? कहता 7 लाख। कहता 10,000 तेरे खर्चे लग गए 10 लाख पे, 990 तेरे को बचा, तो 290 तूने इंडिया में बेच के कमाई थी। हैंड सिटीज अर्न इन इंडिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर ये थ्योरी लगा दोगे ना, तो अरबों रुपए का चाइना से माल ले रहे हैं हम, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइनीज लोगों को पकड़ पकड़ के टैक्स लगा दें उन पे। चाइना को जी इतना दवाइयाँ, इतना सामान, इतने लैपटॉप, इतनी हार्ड डिस्क बेचते हो तुम हमें, इतने कैमरे बेचते हो, इतने फ़ोन बेचते हो, भरो टैक्स इंडिया में, देश का इकॉनमी निहाल हो जाएगी, क्योंकि हम तो इंपोर्ट ही इतना करते हैं। उनका क्या लिंक है इंडिया से? सिर्फ उनके देश के लोगों ने हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया, हमारे इंडिया के लिए क्या है? इंपोर्ट। तो क्या उनका कोई बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है? ना। बॉम्बे के बी के थ्रू माल बेचा तो भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है? ना। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया कब होता? कब होता? जब बॉम्बे के बी को आप मंथली या परमानेंट कंसाइनी बना लेते, वो हर बार रूटीन ही करने लगा बुकिंग, आप उसको माल देते, वो आगे बेच देता है, समझ गए? तो ये क्या है? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। फिर वो जो इनकम कमाएंगे वो ऑस्ट्रेलियन, उस पर टैक्स कहाँ लगेगा? इंडिया। फॉर एग्जांपल, स्पेन से ऑलिव ऑयल आता है, स्पेन से ऑलिव ऑयल आता है, अपने नहीं होता, अपने तो जैतून का तेल वो अपने कम ही उगता है, उगता नहीं है, ठंडे एरिया में उगता है, स्पेन में उगता है, तो वो वहाँ महंगा ऑयल है वैसे भी काफ़ी। तो यहाँ पे सारा इंपोर्ट होता है। तो कुछ कंपनी ने क्या कर रखा है, इंडिया में टाई अप कर रखा है, एजेंट बिठा रखे हैं, वहाँ से बल्क में कंटेनर आते हैं, बल्क में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। यहाँ वाला एजेंट क्या करता है, उसको छोटे छोटे उसमें पैक करके, मतलब कंटेनर में, उसी कंपनी का नाम लगा के, स्पेन की कंपनी, और उसको मार्केट करता है, कमीशन लेता है। मीन्स वो परमानेंट रिलेशन में है। तो वो स्पेन की कंपनी कहाँ से कमा रही है? फिर वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से। तो टैक्स बनता है इंडिया में? हाँ बनता है। समझ आया? इंडिया में नेस्ले मैन्युफैक्चर करके कमा रही है, तो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। और क्या है? चलो, क्या प्रोफेशनल कनेक्शन इन इंडिया भी हो सकता है? यस। फॉरेनर इंडिया में केस लड़ने ही आ गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का केस था, फंसा हुआ केस था, मान लो कोई बड़े संत महात्मा का केस था। आजकल पैसा उनके पास ही है, आम आदमी के पास पैसा कहाँ है? या पॉलिटिशियंस के पास पैसा, या संत बाबों के पास पैसा, कोई भी हो। तो मान लो कोई बड़ा संत महात्मा, उस पर तगड़ा केस हुआ है, और उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी है।
और उनको लगता है, वो जो लोग हैं जो जिनको कन्विक्ट किया गया, कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की बजाय ना इंग्लैंड का बैरिस्टर बुला लिया जाए, क्योंकि शायद इनकी समझ हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हमें लॉ सिखाने वाले हैं। ऐसा होता है, बड़ी इज्जत देता है इंडिया यूके के जो बैरिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लॉ सिखाया है, तो हम उनको इज्जत देते हैं। वो हमारे कोर्ट में आके केस लड़ सकते हैं, यूके के बैरिस्टर। तो वो बैरिस्टर बुलाया गया, 2 करोड़ रुपए लेगा, कहता जी हफ्ता रुकूंगा हियरिंग पे, कहता जी 2 करोड़ लूँगा, 2-3 दिन तो स्टडी करूँगा, कहता सारा कुछ, फिर आपकी सुनवाई करेंगे अपन कोर्ट में, दाव पे चलेंगे कोई ना कोई, तो 2 करोड़ लूँगा। तो वो 2 करोड़ कहाँ आके लड़ रहा है केस? इंडिया। तो कहाँ की धरती से कमा रहा है वो 2 करोड़? खुद आ गया चल के, तो वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हो गया ना। हाँ, और क्या हो गया? तो ये इनकम अर्न इन इंडिया है, और क्या हो गई? तो टैक्स लगेगा इंडिया में, बिल्कुल लगेगा, तीनों कैटेगरी में। वो वकील चाहे एनआरई क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। क्लियर? बोलो कोई डाउट? अक्षय कुमार ने एक मूवी करनी है, बहुत बड़े बजट की मूवी है, 500 करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ का बजट है मान लो उस मूवी का, और स्पेशल तरह का हेयर स्टाइल बनाना है, और जो हेयर ड्रेसर है वो फॉरेन से आया है, मान लो वो बॉलीवुड वालों के कटिंग करते हैं ना, उल्टे पुल्टे बाल, हॉलीवुड बोलते हैं, वहाँ से आया है। कहाँ है वो? न्यूयॉर्क में ही है, तो लॉस एंजलिस, ओके। तो वहाँ से इधर बुला लिया है, कह दिया अभी तू यहाँ 1 महीना रहना पड़ेगा तेरे को, जब तक ये सारा वो परफॉर्मेंस नहीं दे देता। उसमें थोड़े से सीन है, वो बार में म्यूजिक बजाता है, या कुछ उल्टे पुल्टे बाल करने हैं, ऐसे कुछ भी है ना, वो इस तरह के लोग होते हैं जो उल्टे पुल्टे बाल करते हैं। वो ऐसा हेयर ड्रेसर है जो ऐसी कटिंग बनाएगा। हेयर ड्रेसर इंडिया आ गया चल के, कब बना देंगे जी, 1 महीना रहेंगे बढ़िया, इंडिया घूमेंगे और साथ में इसके बाल बनाएंगे। और वो कहता है इस काम के मैं लूँगा 50 लाख रुपए। इंडिया आ गया वो, 50 लाख रुपए कहाँ कमा रहा है वो? इंडिया। तो टैक्स लगेगा इंडिया में? यस लगेगा, लगेगा, लगेगा। चलो छोड़ो, थोड़ा बदलता हूँ। आप में से कोई फॉरेन घूमने चला गया, मान लो ज़्यादा दूर नहीं जाते, शुरू में सिंगापुर चलते हैं, मान लो आप सिंगापुर चले गए, क्योंकि आस पड़ोस के लोग जाते रहते हैं नज़दीक घूमने के लिए, तो देखो ज़्यादा दूर नहीं जाते लोग। हाँ, जिनका वहाँ रहने का, फ्यूचर में लाइफ बनाने का, वहाँ सेटल होने का मूड है, वो जाते हैं कनाडा, यूएस, एक बार जाके देखते हैं। जिनके बच्चे हैं वो कहते हैं चलो एक बार जाके देखते हैं, वैसे वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे, फिर धीरे धीरे परमानेंट की ट्राई करेंगे। घूमने फिरने लोग आसपास जाते हैं, बाली, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, ऐसे। चलो आप सिंगापुर चले गए, बाल बढ़ गए थे, आपने सोचा कटिंग करा लेते हैं, अच्छे नहीं लग रहे, फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, किसी ने टोका, भैया कटिंग करा के चले जाते यार। वहाँ कटिंग करवा ली, सिंगापुर का हेयर ड्रेसर, इंडिया के इक्वलेंट वो पैसे ले रहे हैं 2500 रुपये, 2500 इंडिया के इक्वलेंट, कटिंग वाले ने पैसे ले लिए। क्या वो हेयर ड्रेसर इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है? इंडिया में अर्न कर रहा है वो 2500 रुपये? नहीं। ये क्या मतलब हुआ कि इंडियन के बाल काटे हैं तो इंडिया में इनकम अर्न होगी? इंडिया में क्या अर्न किया उसने? वहाँ बैठा अपने देश में वहीं काम कर रहा है, इंडिया से इनकम अर्न है? नहीं, नहीं है। क्लियर? डाटा सर्विस, फॉरेन वाले आपको डाटा दे रहे हैं, कोई इनकम अर्न इन इंडिया नहीं है, डिटेल में बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे ऐड की बुकिंग के लिए स्टेशन बना लिया उन्होंने। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ चलाता है इंडिया की, कहता खूब मसाला है यहाँ पे। बीबीसी वर्ल्ड ऐसे ही है ना, कभी कुछ बड़ा कुछ है इंडिया में, खबरें ही खबरें हैं। 24/7 कितने चैनल चलते हैं देख लो, सबके पास खबरें हैं। अब तो कई बार ऐसा है, कई बार चैनल पे देखने को मिलता है, गली के बाहर किसी ने किसी के थप्पड़ मार दिया, वो भी चैनल चला देता है, क्योंकि 24 घंटे न्यूज़ चलानी ही करें क्या, छोटी छोटी न्यूज़, वो आता नहीं 1 मिनट में 100 न्यूज़, वो ऐसे ही तो चलाते हैं फिर। चलो मान लो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ कलेक्ट करके चला गया, राउटर वाले है ना एक एजेंसी, राउटर बहुत पुरानी है, राउटर एजेंसी सुना होगा आपने नाम, राउटर, वो उसकी जो एजेंसी है वो न्यूज़ एजेंसी इतनी पुरानी है, जब पीजन मैसेज लेके जाया करते थे, पीजन्स पुराने ज़माने में बताते हैं, वो चिट्ठी पकड़ानी है ना, कबूतर को पकड़ाते थे, वो डिलीवर करता था, बताते हैं कि उस ज़माने से वो कंपनी है। चलो तो मान लो वो जो राउटर वाले हैं बीबीसी वर्ल्ड वाले इंडिया की न्यूज़ चलाते हैं बीबीसी वर्ल्ड पे, ऐसा हुआ जी, देखो मर्डर हो गया इंडिया में, ये देखो वो हो गया, ऐसा अगर वो न्यूज़ चलाते हैं
तो इंडिया सरकार कहती 25% तो न्यूज़ तुम हमारी चलाते हो, मसाला सारा यहीं से आता है हमारे यहाँ से, तुम्हारी जितनी न्यूज़ है उसका 25% हिंदुस्तान की न्यूज़ है। इसी BBC वर्ल्ड ने साल में अगर 100 करोड़ कमाया तो 25 करोड़ इंडिया की न्यूज़ चला के कमाया। हैंस ये इनकम अर्न इन इंडिया है। क्या सही लगता है आपको? ये इंडिया से क्या कमाया उन्होंने? इंडिया से क्या लेना देना है उनका? न्यूज़ चलाने से क्या इंडिया से अर्न होगी इनकम? नहीं, इसका कोई इनकम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं। हाँ, अगर BBC वर्ल्ड ने दिल्ली के अंदर अपना क्या खोल दिया, एक ऑफिस, और उसके थ्रू BBC वर्ल्ड क्या करने लगा, ऐड की बुकिंग। इंडियन लोग भी तो वहाँ ऐड देते हैं BBC वर्ल्ड में, उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट की बुकिंग करता है और उसके थ्रू पैसे भी आते हैं एजेंट के थ्रू, तब ठीक है। परमानेंट एजेंट बिठा दिया तो BBC वर्ल्ड ने बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से जितना इंडिया से कमाया वो बुकिंग करके एडवर्टाइजमेंट की, उस इनकम को अर्न इन इंडिया माना जाएगा। क्लियर? फॉरेनर इंडिया में आए, ताजमहल के यहाँ शूटिंग करते हैं, ताजमहल के आसपास, कुतुब मीनार के आसपास, और एक दो मंदिरों में भी चले जाते हैं, जैसे ये बड़े बड़े अक्षरधाम मंदिर बने हुए हैं, ऐसा एक दो पुराने किलों में चले जाते हैं। फॉरेनर कभी मॉल में नहीं जाते। तुम क्या हमें मॉल दिखाओगे, हमसे तो तुमने लिया है, ये सारा कल्चर वहीं से आया है। वो कोई नहीं मिलेगा, कोई अंग्रेज ब्रिटिशर आपको किसी मॉल में घूमता नहीं मिलेगा। वो आपको पुराने किलों में, खंडर जगह, वहाँ पुराने मंदिर, ऐसी जगह में, ऋषिकेश में मिल जाएंगे। अपने संत बाबे लेके बैठे होते हैं, एक दो दो अंग्रेज, कभी जाओ ना, वो देखो उधर बैठे दो अंग्रेज बैठे हैं और एक बुजुर्ग सा बाबा बैठा है, चल जी योगा करा रहा है। योगा कैपिटल है ऋषिकेश, खूब पैसे झाड़ते हैं उनसे, मैंने तो देखा वहाँ कई बार, खूब पैसे झाड़ते हैं वहाँ से। वहाँ आते इंडिया में शांति की तलाश में आते हैं लोग कि ये यहाँ भगवान है या शांति। वहाँ एक, शायद मैंने आपको एग्जांपल दिया हो, ऋषिकेश में एक आश्रम है, परमार्थ आश्रम, परमार्थ आश्रम, कभी जाओ, काफ़ी अच्छा है। सब अंग्रेज है वहाँ ऋषिकेश में, जाओ, वो गंगा आरती करते हैं, बहुत अच्छी आरती गाते हैं वो अंग्रेज, ठीक है। तो वहाँ पे सब, मैंने पूछा अभी क्या सिस्टम है वहाँ, तो उन्होंने बताया जी वो 80-80 लाख रुपए एक रूम के लेते हैं, 80 लाख रुपए एक रूम आपको उस आश्रम मिल जाएगा गंगा किनारे, मेंबरशिप ऐसे कुछ। तो वो कौन दे सकता है? वही फॉरेनर ही दे पाते हैं, वहाँ रहते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं। तो सब अंग्रेज हैं और वो आरती गाते हैं अपनी हिंदी में, बढ़िया लगती है। और एक बार जाना हुआ, हम लोग भी वहाँ घूम रहे थे, हमें पता था, हम चले गए आरती के टाइम, बड़ी आरती गाई उन्होंने। तो वो हनुमान जी पे कुछ कह रहे थे, हनु जी कह रहे थे। पहले तो हमें समझ नहीं आया अभी किन की बात कर रहे हैं, बाद में होता है हनुमान जी को भी इन्होंने अपना ही बना लिया, हनु जी कर रहे थे। चलो, तो कई बार क्या है, वो इंडिया में बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, इंडिया में आ गए, इंडिया में वो सर्विस ले रहे हैं कोई भी, तो इंडिया का बंदा उनको इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो इंडिया के बंदे की तो इनकम इंडिया में ही है। या फॉरेनर आके इंडिया के लोगों को सर्विस दे रहा है, वो भी कहाँ कमा रहा है? इंडिया। लेकिन चलो, शूटिंग करने फॉरेनर आए, शूटिंग करके चले गए, शूटिंग करके इधर उधर ताजमहल की शूटिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की शूटिंग करके इंडिया से चले गए, और एक फिल्म में शूटिंग, वो सीन है उसके जो इंडिया में शूटिंग हुई, और वो फिल्म इंडिया में चली ही नहीं, रिलीज ही नहीं हुई, फॉरेन में चली वो। तो क्या वो फिल्म की इनकम का कोई पार्ट इंडिया में अर्न माना जाए? बिल्कुल नहीं। न्यूज़ कलेक्ट करके चले जाना, कोई ब्रांच नहीं बनाई यहाँ, शूटिंग करके चले जाना, ठीक, या माल खरीद के चले जाना इंडिया से, क्या इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है? ना। मान लो, चलो एक केस बताना, चाइनीज आदमी इंडिया आया, माल खरीदता है, चला जाता है, चाइनीज आदमी की कोई इनकम इंडिया में है? ना। सुनो ध्यान से, चाइना का एक आदमी 1 करोड़ का माल खरीदता है, दिल्ली के बंदे को ऑर्डर देता है, दिल्ली का आदमी चाइना के आदमी को 1 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर देता है, कर दिया एक्सपोर्ट 1 करोड़ का माल। इंडिया के आदमी ने तो इंडिया में कमाया ना, वो टैक्स भर देगा। अब चाइना का आदमी बीजिंग में 1 करोड़ का माल ले गया, और उसी माल को क्या 1 करोड़ वाले को आगे टोक्यो में बेच देता है 1 करोड़ 20 लाख का। चाइना का आदमी इंडिया से कितने में खरीद ले गया? 1 करोड़। टोक्यो में कितने का बेच देता है? 1 करोड़ 20 लाख। क्या वो 20 लाख चाइना का आदमी जो इंडिया से ले गया, क्या वो इनकम अर्न इन इंडिया है? बिजनेस इनकम अर्न इन इंडिया है? सोचो, आराम से सोचो। इंडिया से कमा के चाइना ले गया,
चाइना से उसने एक्सपोर्ट कर दिया आगे, या फिर उसने बढ़िया स्मार्ट गेम खेली जैसे आजकल अमेजोन पे लोग कर रहे हैं। इंडिया से करोड़ का माल बुक किया, उधर ऑनलाइन सेल की, बीजिंग में से टोक्यो बुकिंग कर दी, सीधा इंडिया से उठा के कहाँ भेज दिया माल? टोक्यो। तो 20 लाख चाइना के आदमी को बचा। क्या उसकी ये 20 लाख इनकम अर्न इन इंडिया है? क्या ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है? नहीं। अपने देश में वो क्या कर रहे हैं हमें क्या मतलब? नहीं ना। पर हाँ, अगर इंडिया में ऑफिस खोल के बैठ गए वो और यहाँ बुकिंग कर रहे हैं, यहीं खरीद के आगे महंगा बेच रहे हैं, तो इंडिया में परमानेंट एजेंट बिठा दिया, उसके थ्रू जो कमाई आएगी तो वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। एजेंट परमानेंट वाला एजेंट जो आपके अंडर काम करे, इंडिपेंडेंट वाला एजेंट नहीं। समझ आई बात? बोलो, किसी को भी डाउट, किसी को प्रॉब्लम? बोलो। तो इस तरह से ये कहता है इनकम बिजनेस कनेक्शन से कमाओ तो ठीक। हाँ, वो जो फिल्म की शूटिंग हुई इंडिया में उससे कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में भारत के थिएटर में वो फिल्म रिलीज की गई और इंडिया के थिएटर से उस डिस्ट्रीब्यूटर फॉरेन के प्रोड्यूसर को 20 करोड़ कमाई हुई। तो वो कमाई तो इंडिया के थिएटर में फिल्म चलने की है, तो वो क्या है? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से कमाई है, उस पर तो टैक्स लग के रहेगा। क्लियर? तो बिजनेस कनेक्शन ऑफ इंडिया से इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगा। ब्रांच खोल लो, एजेंट बिठा लो परमानेंट, सिर्फ माल खरीद के ले जाना फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, शूटिंग करना या न्यूज कलेक्ट करके ले जाने से कुछ नहीं होता। चलो और देखना, सब्सिडी से भी कुछ नहीं होता। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन इंडिया, लोकेटेड विद इन इंडिया। जब जमीन जायदाद इंडिया में है तो उसकी कमाई भी कहाँ है? इंडिया से है। खेती छोड़ दो, भारत में खेती, जमीन खरीद ली फॉरेनर ने। क्या मैंने कहीं आपको बताया कि इंडिया में खेती करेगा तो वो इनकम इंडियन होना जरूरी है? ना। मैंने क्या बताया? लैंड मस्ट बी सिचुएटेड विद इन इंडिया। 2:1 ने कहता है बीज डाल के उगाओ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, किराए पे खेती के लिए किराए पे देके किराया कमाओ, या फार्म हाउस की इनकम। मैंने ये तो नहीं कहा कि इंडियन ही होना जरूरी है ना। इंडिया की धरती से कमाई, खेती की एक्टिविटी से कमाई, किराए की कमाई, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है। और सेक्शन 10(1) क्या कहता है? एग्रीकल्चर इंडिया वाली क्या है? माफ। ठीक, चलो। लेकिन मैं कहता हूं कि एक बंदे ने चंडीगढ़ में फ्लैट खरीद लिया, फॉरेनर ने किराए पे चढ़ा रखा है, किराया इंडिया में नहीं मिल रहा, फॉरेन में ही जमा हो जाता है। इंडिया में नहीं मिला कोई बात नहीं, किराया कमाया कहाँ जा रहा है? इंडिया में ना। इंडिया में ज़मीन है तो किराया कहाँ कमाया जा रहा है? इंडिया। तो वो इंडिया में अर्न इनकम है। क्लियर? नौकरी कहाँ? सैलरी और पेंशन फ्रॉम फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर। परफॉर्म्ड इन इंडिया। इंडिया में नौकरी कर रहे हो तो इंडिया में कमा रहे हो, और क्या? कोई फॉरेनर इंडिया में आके बॉम्बे में नौकरी करने लग गया तो वो कहाँ से कमा रहा है नौकरी? इंडिया से ना, इंडिया से। लेकिन सुनो, एक केस बताना। एक नेपाली बिजली बोर्ड में नौकरी करता था। कौन? नेपाली। रेल में करते हैं, अपने बिजली बोर्ड में भी करते हैं। इंडिया में चौकीदार जो है ज़्यादातर बहादुर, वो नेपाली हैं, चौकीदार ज़्यादातर, या वॉचमैन नेपाली हैं, वॉचमैन होटल होटल के। बिजली बोर्ड में अपने भी करते हैं नौकरी, या फिर वो बनाते हैं ये चाइनीज़ सामान, नेपाली कई जगह। तो चलो, नेपाली बिजली बोर्ड में नौकरी करता था तो कहाँ से कमा रहा है? इंडिया से। रिटायर होके काठमांडू चला गया या पशुपतिनाथ चला गया, वहाँ पे है मंदिर, तो वहाँ चला गया, रिटायर हो गया। लेकिन पुरानी नौकरी का रिजल्ट है पेंशन उसे वहीं भेजी जा रही है, इंडिया में नहीं मिल रही। वो कहाँ रहने लगा? नेपाल में। यहाँ से पेंशन कहाँ भेजी जा रही है? नेपाल में। तो वो पेंशन किस एम्प्लॉयर से है? इंडिया में नौकरी, पुरानी नौकरी के रिजल्ट में है, तो वो पेंशन अर्नड इन इंडिया है। अर्न इन इंडिया है। पुरानी नौकरी के रिजल्ट में जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन अर्न इन इंडिया है। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ आया? बोलो किसी को प्रॉब्लम? ओके। या बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैलरी पेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। भैया इंडिया सरकार इंडिया के बाहर एम्बेसी में नहीं भेज देती लोगों को, इंडिया सरकार इंडिया में बैठे को सैलरी दे रही है, वो तो अर्न इन इंडिया है। आपको के सर बताना क्या है उसमें, पर मैं कह रहा हूँ इंडिया का बंदा है, नौकरी कहाँ कर रहा है, फॉरेन में रह भी वहाँ रहा है, एनआर बन गया वो रहते रहते वहाँ, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नौकरी भारत सरकार की है, भारत सरकार एम्बेसी में भेज देती है, वीज़ा ऑफिस में। तो इनकम अर्न इन कहाँ है, वो इनकम अर्न इन इंडिया है, डीम टू बी अर्न इन इंडिया है। क्लियर, भेजती है ना, यूएस में भेज देती है। अभी कुछ टाइम पहले केंद्रीय विद्यालय में एक मैडम थी, कंगनपुर रोड पे KV2 है स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल से मीटिंग हुई थी, थोड़े टाइम पहले की बात है। तो उन्होंने बताया जी मैं लंदन में थी, मैडम प्रिंसिपल मैम वहाँ की सरकारी स्कूल की, कहती मैं लंदन के KV में थी। मैंने कहा जी वहाँ कैसे, कहती एम्बेसी में, वहाँ इतना बड़ा एम्बेसी है, 150-200 बंदे काम करते हैं इंडिया के, 250 आदमी, तो उन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, 2-3 साल बाद भारत सरकार उनको वापस बुला ले मान लो, तो वहाँ की एजुकेशन ले लेंगे वो, तो फिर यहाँ एडजस्ट कैसे होंगे वो बच्चे कल को। तो उनके लिए वहाँ पे CBSE स्कूल चलाता है साथ एम्बेसी के, 200-250 एम्प्लॉइज़ के बच्चे होंगे, 150-150 जितने भी, उनके लिए स्पेशल स्कूल चलता है और यहाँ से स्टाफ भेजा जाता है, टीचर थोड़ी देर के लिए। कैनरा बैंक में मैंने ऑडिट की थी, लोकल कैनरा बैंक मेन ब्रांच अम्बेडकर चौक पे है, इसकी ऑडिट की थी 8-9 साल पहले की बात है, 2 बार मैंने ऑडिट किया इस मेन ब्रांच की। तो वहाँ एक KK गुप्ता नाम से मैनेजर थे, तो उनसे बात हुई, तो वो भी उन्होंने बताया जी मैं लंदन में था पहले, लंदन कैनरा बैंक की ब्रांच में, क्योंकि हर देश में एक बैंक की दूसरे देश में ब्रांच होती है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को आसानी रहती है, तो ब्रांच होती है। कहते जी लंदन ब्रांच में था, वहाँ से ट्रांसफ़र मुझे सीधा सिरसा कर दिया। वो परेशान था कि पहले मैं चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ टू लंदन, लंदन टू सिरसा, कहता समझ नहीं आ रही मेरे को कैसे आ गया यहाँ तो वो बताया करता था। चलो, तो क्या है कि ये इनकम अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। क्लियर, चलो और देखो, कैपिटल गेन ऑन एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। हाँ जी, इंटरेस्टिंग है, कैपिटल गेन ऑन एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। एक आदमी गोम्स ने चंडीगढ़ में 2.5 करोड़ रुपए का एक बिल्डिंग ले ली, थोड़े टाइम बाद इंडिया की बिल्डिंग 3.5 करोड़ की बेच दी। फॉरेनर ने 2.5 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग चंडीगढ़ वाली थोड़े टाइम बाद 3.5 करोड़ में बेच दी, तो क्या होगा, तो ये कमा कहाँ रहा है, कैपिटल गेन, इंडिया के अंदर लोकेटेड एसेट्स बेच रहा है, एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, तो ये कमाई कहाँ है, इंडिया से है। समझ आया। लेकिन कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर की लोकेशन क्या होती है, शेयर डिबेंचर तो क्या है, एक पेपर एसेट है, शेयर डिबेंचर की लोकेशन जो है ऐसे थोड़ी कहाँ पड़े, जहां कंपनी रजिस्टर्ड होती है, शेयर डिबेंचर की लोकेशन भी वही देश होता है। सुनो, ऑस्ट्रेलिया के आदमी ने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, किसने, ऑस्ट्रेलिया के एक मिस्टर वो ने, मान लो मिस्टर वो, और मिस्टर वो नाम के आदमी ने क्या है, रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं। थोड़े दिन बाद उसने वो शेयर ऑस्ट्रेलिया के ली को बेच दिए, 1 करोड़ वाले 1 करोड़ 30 लाख रुपए के, उसने ऑस्ट्रेलियन ने 1 करोड़ वाले 1 करोड़ 30 लाख के शेयर ली को बेच दिए। अब क्या है, 30 लाख रुपए का फायदा आया, तो इंडिया सरकार कहती इनकम अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। आप कहते यार हमने तो वहां बेचे, कहते नहीं ये शेयर की लोकेशन क्या है, इंडिया, कहते इंडिया कंपनी के शेयर हैं, कहीं मर्जी बेच लो, इनकी लोकेशन क्या मानी जाती, इंडिया में सिचुएटेड, और इनको बेच के जो कमाया कहीं मर्जी दुनिया के किसी कोने में कमाया, तो हम टैक्स कहाँ लगाएंगे इस पे, इंडिया पर। देख लेना, पता लगेगा कितना कितने में बेचे, अगर सही तरीके से तो लगा लेना, वरना कहाँ से लगाएंगे। ठीक है, समझे, ओके। और सुनो, इंडिया की कंपनी का इंटरेस्ट डिविडेंड भी, इंटरेस्ट डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी कहां कमाया माना जाएगा, इंडिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो अरविंद डिसिल्वा नाम का श्रीलंकन है, एक अरविंद डिसिल्वा श्रीलंकन आदमी है,
अरविंद डिसिल्वा ने क्या किया, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, फॉरेनर ने खरीदे हुए हैं, सही में भी 15-16% शेयर फॉरेनर के पास है रिलायंस के। डिसिल्वा साहब को क्या, रिलायंस ने डिविडेंड भेजा, तो डिविडेंड अर्न इन इंडिया है, जितना डिसिल्वा को डिविडेंड भेजेंगे उसको इनकम अर्न इन इंडिया माना जाएगा। भारत की कंपनी के डिवेंचर का इंटरेस्ट भी इंडिया में अर्न माना जाएगा। फॉरेनर ने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया तो इनकम अर्न इन क्या है, इंडिया। बोलो कोई डाउट, इनकम अर्न इन इंडिया है। समझ आई बात, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू इसमें? तो ये सब डीम टू बी अर्न इन इंडिया है। और सुनो, एक आदमी ने कर्जा लिया और कर्जे का पैसा भारत की धरती में लगाया, मतलब इंडिया के अंदर लगा दिया प्रोजेक्ट, तो उसका इंटरेस्ट जिसको भी बनेगा, क्योंकि वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, इंडिया, तो आपको उसका देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन यूज्ड विद इन इंडिया, यूज करने वाला कौन है मत देखो, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन इंडिया, रॉयल्टी ऑफ टेक्निकल नो हाउ या फॉर्मूला यूज्ड इन इंडिया। सुनो, जापान की एक कंपनी ने एक मशीन किराए पे दी है भारत सरकार को, भारत सरकार ही लेती किरायों पे। भारत सरकार ने जापानीज कंपनी की एक मशीन किराए पे ली जिसका करोड़ों में किराया है। वो मशीन क्या करती है, होल करने का काम करती है पहाड़ों में। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। एशिया की सबसे बड़ी टनल जवाहर टनल श्रीनगर जम्मू हाईवे पे आती है, बहुत किलोमीटर में है, डर ही लगता है कभी जाओ बाय रोड वहाँ से। तो चलो, बाकी टनल्स तो मनाली साइड भी अगर आप कभी जाएं तो रास्ते में वहाँ भी आती हैं। तो वो पहाड़ काट के, अब तो भारत सरकार ने एक टनल बनाई, बाकी तो अंग्रेजों की बनी हुई है वो, वहाँ श्रीनगर वाली और मनाली वाली। लेकिन अभी इंडिया सरकार ने टनल बनाई है, अटल टनल, जो मनाली से जाती है, लेह लद्दाख की तरफ निकलती है। क्या है, मनाली से लेह लद्दाख की तरफ जाना जो रास्ता है ना बाय रोड, वो रोहतांग होके जाता है, जहाँ बर्फ़ देखने जाते हैं लोग। वो बर्फ़ देखने जाते हैं क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, लेकिन रोहतांग पास, लेकिन जब सर्दी पड़ती इतनी बर्फ़ होती, गाड़ियाँ जा नहीं पाती, रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन अब भारत सरकार ने वहाँ से टनल निकाल दी कि बर्फ़ पड़ती रहेगी, ऊपर से अंदर से रास्ता चलता रहेगा। हालांकि उसमें कुछ दिक्कतें हैं अभी, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो चल पड़ा है, लेकिन सर्दी में थोड़ी दिक्कत आती है उसमें। हो जाएगी ठीक, चलो टनल तो बन गई। वो मशीनों का कमाल है, बहुत बढ़िया, मतलब वो मशीन इतनी बढ़िया है कि उसने क्या है, होल करके उसमें से रास्ता दे दिया, और वो ऊपर का जो है एरिया वो डिस्टर्ब भी नहीं हुआ कि पहाड़ी काटनी हो पूरे, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ऐसी ही टनल, तो ये जो मशीन का किराया ये कहाँ कमाया जा रहा है, क्योंकि मशीन कहाँ यूज़ हुई है, वो इंडिया। तो रेंट कहाँ कमाया जा रहा है, इंडिया। तो इनकम अर्न इन इंडिया है। तो इसका हर हाल में क्या है, इंडिया में अर्न होने की वजह से टैक्स लगेगा। मशीन का मालिक इंडिया में रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, नो मैटर, क्योंकि रेंट, क्योंकि मशीन इंडिया की धरती के अंदर यूज हुई है, तो उसकी इनकम कहाँ कमाई जा रही है, इंडिया। चाहे वो भारत सरकार या इंडिया का कोई आदमी किराया दे, क्योंकि मशीन यूज कहाँ हो रही है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर, तो उसका रेंट कहाँ कमाया जा रहा है, इंडिया। मान लो मैंने लोन लिया, सुनो देखना, मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया 10% ब्याज पे, 100 करोड़ का लोन, 30 करोड़ तो मैंने वो कर्जा लेके इंडिया के बिजनेस में लगा दिए, 70 करोड़ नेपाल के बिजनेस में लगा दिए। 100 करोड़ का मैंने कर्जा लिया, 30 करोड़ इंडिया के बिजनेस में लगा दिए, 70 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है कहाँ, नेपाल में। तो 7 करोड़ ब्याज नेपाल वाले लोन का हो गया, 3 करोड़ इंडिया वाला। तो इनकम अर्न इन इंडिया किसकी मानी जाएगी, 30 करोड़ की, 3 करोड़। फॉरेनर को 3 करोड़ तूने कहाँ से कमाया है, इंडिया, क्योंकि ये पैसा कहाँ यूज हुआ तेरा, जो तूने लोन दिया, इंडिया। जो 70 करोड़ यूज हुआ नेपाल में, तो उसकी इनकम कहाँ कमाई मानी जाएगी, नेपाल में। कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है इंडिया की धरती के अंदर, इंडिया के प्रोजेक्ट में, तो उसका रॉयल्टी रेंट भी कहाँ कमाया माना जाएगा, इंडिया। ये रॉयल्टी का मतलब जो एनुअल किराया देते हो वो सॉफ्टवेयर ही दे दिया, पूरे पैसे ले लिए, दैट्स द सेल ऑफ सॉफ्टवेयर, ना कि इनकम, ठीक है ना। तो इनकम मतलब रॉयल्टी, रेंट,
पैसे का ब्याज, मशीनों का किराया भारत सरकार किसी को भी देगी। सुन ले, भारत सरकार किसी को भी वर्ल्ड में रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट दे दे, कहीं मर्जी प्रोजेक्ट लगाया भारत सरकार ने, इनकम अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। अब आपको जी भारत सरकार भारत में ही लगाएगी 100%, लेकिन ठहरो, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत सरकार के, पैसा डूब गया भारत सरकार का बड़ा। जब अफगानिस्तान में ओबामा और वो ख़त्म किया गया, यूएस ने अटैक करके वो ख़त्म कर दिया सारा उनका सिस्टम, तालिबान और उनका, ओबामा मारा गया, ओबामा नहीं सॉरी लादेन गुंडा था ना एक लादेन, वो मारा गया एबटाबाद पाकिस्तान में। तो यूएस ने भी कहा इंडिया को कि हेल्प करो यार, आपके पड़ोसी है ना अफगानिस्तान, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। वो जो महाभारत देखी होगी आपने, महाभारत में जो दुर्योधन की मदर थी वो उधर की थी, अफगानिस्तान की, कंधारी बोलते थे, गंधार उधर ही है आज भी। तो चलो, तो वो बहुत पुराने लिंक हैं। ये बाबर, ये जो हुमायूं, सब वो अफगानिस्तान, सऊदी अरब से आए हुए थे, उधर के थे, इधर आते थे अटैक करने, बाद में यहीं रहना शुरू कर दिया उन्होंने। चलो, तो मान लो वो अपना इधर जम्मू कश्मीर के साथ ऊपर अफगानिस्तान लगता है, साइड में क्या है, इधर पाकिस्तान लगता है। तो इंडिया सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट लगाए, आपको बताओ हजारों करोड़ रुपया इंडिया सरकार का रोड बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, कोई बिजली के प्लांट सरकार को लगा, अफगानिस्तान के साथ मिलके काम करो, हमारा नाम भी बनता है इंटरनेशनल लेवल पे, फ्यूचर में कमाई भी आएगी। पंगा ये हो गया, पैसा लगा दिया, अब आ गया तालिबान वहाँ पे, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए, सरकार ख़त्म होगी, वहाँ उनका कब्जा हो गया। अब हमारे प्रोजेक्ट्स का क्या होगा किसी को नहीं पता, पैसा फंसा हुआ है वहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का। अगर मान लो भारत सरकार ने वहाँ किसी से लोन लेके पैसा लगाया तो उसका ब्याज भारत सरकार दे रही है ना, चाहे वो प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं चल रहा, पर भारत सरकार किराया दे रही है ना। भारत सरकार मशीनें कहाँ यूज़ कर रही है, अफगानिस्तान में, किराया भारत सरकार दे रही है ना मशीनों का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेंट आए, रॉयल्टी आए, इंटरेस्ट आए, रेंट, ये सब कहाँ कमाया हुआ माना जाएगा, इंडिया, भारत सरकार से मिलने वाली ये इनकम इंडिया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इनकम अर्न इन इंडिया। क्लियर? भारत की कंपनी के डिवेंचर का इंटरेस्ट और डिविडेंड किसी को भी कहीं भी मिले वो इंडिया में अर्न माना जाएगा। इंडिया में पड़ी प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन, जैसे इंडिया की कंपनी के शेयर डिवेंचर कोई कहीं मर्जी बेच दे, वो इनकम कैपिटल गेन की अर्न इन इंडिया मानी जाएगी। समझ आया? बोलो कोई डाउट? भारत की एक कंपनी ने एक अपना एम्प्लॉय फॉरेन भेज दिया, वहीं रहने लगा, वहीं नौकरी करने लगा, सैलरी वहीं मिलने लगी, तो क्या इंडिया में इनकम अर्न है? ना, कंपनी में नहीं। भारत सरकार अगर किसी को भेज देती ना फॉरेन, इंडिया के बंदे को, और वो चाहे वहीं रहने लगा, नॉन रेजिडेंट बन गया, वहीं सैलरी मिल रही है, तब भी इंडियन सिटीजन को सैलरी देती है, भेजती है एम्बेसी में, वो इनकम अर्न, सैलरी अर्न इन इंडिया मानी जाती है। ये सैलरी का चैप्टर बताएगा कि उसको मिलने वाले वहाँ परक्विजिट्स और अलाउंस क्या होते हैं, माफ, लेकिन सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल। समझाया? डीम टू बी अर्न नॉट अक्रूड अराइज इन इंडिया का मतलब क्या है, बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है, ये भी मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया है, ठीक है। और सैलरी की बात बता दी। चलो एक बात बताओ, मान लो मैंने पाकिस्तान के एक बैंक में पैसे जमा करवा दिए 10 लाख रुपए, एफडी करवा दी पाकिस्तान में, मैं इंडियन हूं, पैसा पाकिस्तान में डाल दिया, और उस वहीं पड़े पड़े 10 के 11 लाख हो गए, वो एफडी का ब्याज करोड़ हो गया, इंडिया आया नहीं, वो वहीं पड़े पड़े 10 के क्या हो गए, 11, तो लाख रुपए अर्न इन इंडिया है। बताओ, 10 लाख की एफडी कराची में करवाई है पाकिस्तान में, वहीं के बैंक में पड़े पड़े 10 के 11 लाख हो गए, क्या वो 1 लाख अर्न इन इंडिया है? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। उसका इंडिया से क्या लिंक, वो अर्न इन इंडिया नहीं। हाँ, टैक्स लगाने के लिए कई बार हो सकता है टैक्स लग जाए, क्योंकि उसमें कई बार क्या है, तुम इंडिया क्यों रहते हो, वो थ्योरी लगेगी, पर वो इनकम अर्न इन इंडिया नहीं। चलो सुनो, बांग्लादेश में 4 एकड़ जमीन पड़ी है मेरी ढाका में, मान लो, वहीं का वही बंदे छोड़ दिए, वहीं खेती कर रहे हैं, वहीं जमा हो रही है, मैं इंडियन, पर मेरी जमीन कहाँ, 4 एकड़ ढाका में, वहीं किराए पे दे दी, वहीं बंदे काम कर रहे हैं, खेती फ़ोनों पे मैं संभाल रहा हूँ उनको, वही इनकम जमा हो जाती। क्या वो इनकम अर्न इन इंडिया है?
ना। कहाँ से अर्न है वो? बांग्लादेश। और वो एग्रीकल्चर इनकम माफ वाली भी नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, वो इंडिया की नहीं। टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा मैं देख लूंगा, पर वो इंडियन इनकम नहीं है ना, नहीं है ना इंडियन इनकम, वो नहीं। सही है? तो ये चीजें आपने को देखनी पड़ेंगी, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो क्या इनकम इंडिया में अर्न हुई या अर्न हुई मानी जाएगी, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी हैं। रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ चीजें और देखेंगे आप आगे जाके। थोड़ा सा ये आइडिया दे दिया मैंने। अब एक बार टेबल पढ़ लो थोड़ा बहुत, तो इसको बाद में और एक्सप्लेन कर दूंगा सेक्शन 9 को। पहली बात, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में, या इंडिया के खातों में आ गई, या पीएफ का पैसा इंडिया में पीएफ में जमा हो गया, कोई ग्रेचुटी जमा हो गई, इंडिया में जमा हुआ पैसा भी रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों में आ जाएगा। इंडिया में अर्न पैसा तीनों में आ जाएगा, या अर्न माना गया तो किस में आ जाएगा? तीनों में। थर्ड कैटेगरी, इनकम नॉट रिसीव, इनकम नॉट रिसीव्ड, नॉट अर्न इन इंडिया। मैं फिर से कह रहा हूं, अर्न वर्ड से मेरा मतलब क्या है? इंडिया में अक्रू राइज होना, इंडिया में अक्रू राइज होना। तो इंडिया की धरती में ना कमाया और ना ही मिला। बच गए आप, पहले दो से बच गए ना, पहले दो से बच गए। तो बताओ इसमें, इफ इट इज बिजनेस, क्या ये बिजनेस है? क्या ये बिजनेस है? अगर यस, अगर ये बिजनेस है तो आप चेक करो इसमें कंट्रोल फ्रॉम बिजनेस, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है क्या? बिजनेस कंट्रोल या सेटअप इन इंडिया है क्या? है तो पहले दो में आएगा। और कंट्रोल भी बिजनेस या प्रोफेशन, कंट्रोल या सेटअप आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया से कोई कंट्रोल नहीं, तो सिर्फ किस में आएगा? ओआर में। अगर ये अदर इनकम है, अदर इनकम है यानी बिजनेस इनकम नहीं है, नॉट अ बिजनेस, बिजनेस होता, प्रोफेशन होता तो क्या देख लेता? कंट्रोल वाला रूल। मैं कह रहा हूं अदर इनकम है, जैसे कि फॉरेन की सैलरी, इंटरेस्ट की कमाई, फॉरेन का रेंट, ठीक है ना, ये फॉरेन की एग्रीकल्चरल इनकम, ये सिर्फ ओआर में आएगा। सुनो, क्या इनकम इंडिया में मिली या मिली मानेगी? तीनों में। इंडिया में कमाई या डीम्ड टू बी अर्नड या जनरेटेड इन इंडिया मानेगी गुरूड राइट सेक्शन 9, डीम्ड मानी गई तीनों में। ना इंडिया में मिले ना इंडिया में कमाई, दोनों से बच गया बंदा। फिर इनकम टैक्स कहता है चेक करो वेदर इट इज बिजनेस, इफ यस इट्स बिजनेस, बिजनेस है तो आप क्या देखो, क्या ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? दिया होगा पेपर में, सेटअप इन इंडिया या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यस, तो ओआर एनओआर में लगेगा, एनआर में नहीं। अगर वो बिजनेस कंट्रोल भी फॉरेन में है तो सिर्फ कब लगेगा? जब उसका मालिक इंडिया में क्या है? ओआर, एनओआर एनआर में नहीं लगेगा। और अगर ये अदर इनकम है, बिजनेस भी नहीं, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट अर्नड इन इंडिया, नॉट अ बिजनेस, अदर इनकम, जैसे नौकरी की कमाई, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, फॉरेन की खेती एटसेट्रा, ये सिर्फ किस में आएगी? ओआर, यानी फंसेगा कौन हर जगह? ओआर। चलो बताना, एग्जाम्पल देना। रिलायंस इंडिया ने एक अपना एम्प्लॉय फॉरेन में भेज दिया नौकरी पे, कोई ब्रांच है कुछ है वहाँ भेज दिया फॉरेन में, वहीं रह रहा है, वहीं काम कर रहा है, वहीं सैलरी मिल रही है। क्या वो सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया है? ना। अर्न इन इंडिया है? रिसीव भी नहीं और अर्न भी नहीं। तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, वो तो क्या है? अदर इनकम। किस में आएगी? सिर्फ ओआर। अगर वो बंदा बार बार इंडिया आता है, डेज का हिसाब किताब ऐसा बना, वो ओआर बन गया तो फंसेगा भाई, नहीं तो नहीं। मैं कह रहा हूँ ढाका में ज़मीन है मेरी, वहाँ की खेती की कमाई वहीं की वहीं मिल रही है, वहीं जमा हो रही है, क्या इंडिया में मिली? ना। इंडिया में कमाई? नहीं। थर्ड, बिजनेस है ना, ये क्या है? अदर इनकम, लगेगा टैक्स। अगर मैं क्या हूँ इंडिया में? ओआर। एनओआर या एनआर हूँ तो बच जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। बोलो कोई भी डाउट? किसी को प्रॉब्लम? समझ आया? पाकिस्तान में बैंक में पड़े पैसे बढ़ गए, पड़े पड़े पाकिस्तान में पैसे बढ़ गए, एफडी करवाई थी, इंडिया में मिले, कमाए, बिजनेस है ना, अदर इनकम, किस में आएगा?
OR। मान लो, सुनो, तनिष के पास एक घर है बगदाद इराक में। इराक है ना, अफगानिस्तान के आगे ही है, इराक, ईरान, ये टर्की आगे जाके है ना। मान लो कि इसके पास एक घर है इराक में, वहां किराए पे चढ़ा दिया और रेंट वहीं जमा हो रहा है बैंक में। क्या इंडिया में मिले? इंडिया में अर्न हुए? ना मिले ना कमाए। क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये अदर इनकम। तो रेंट किस में जाएगा? अगर तनिष इंडिया में क्या है? OR। समझे? इस तरह से चेकिंग करनी है आपने। यानी OR को बख्शने के मूड में नहीं है। OR को हर हाल में क्या है? टैक्स देना ही पड़ता है इंडिया में, बख्शने के मूड में नहीं है इनकम टैक्स। OR बंदे को टैक्स देना ही पड़ता है। सही है? बोलो कोई भी डाउट? लेकिन फोर्थ क्या कहता है? पास्ट की अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, तीनों में नहीं आएगी, वो आज की इनकम ही नहीं। हम तो आज की इनकम पे टैक्स लगाएंगे। ये कहते जी पास्ट में माफ थी वो। मान लो कोई इनकम पास्ट में माफ थी, फॉरेन में पड़ी थी, आज इंडिया ले आए, तो क्या वो इनकम अर्नड है? क्या वो? नहीं, उस पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं। माफ थी तो पहले भी पहले भी माफ होगी तो कोई टैक्स नहीं। हाँ, चोरी का माल है तो ला ही नहीं पाओगे, इंडिया सरकार वैसे पकड़ लेगी भी होता हिसाब किताब। लेकिन एक बात बताओ, एक आदमी कनाडा रहता है पिछले 25 साल से, 25 साल से कनाडा रहता है, वहीं बसा हुआ है, वहीं कमा रहा है, इंडिया में कभी आया नहीं पिछले 25 साल में, वहीं रह रहा है 25 साल से। तो वो आदमी नॉन रेजिडेंट है, वहाँ खूब कमाया कनाडा में टैक्स भी भरा होगा उसने, नो डाउट। कनाडा में रह रहा है, इंडिया से कोई लिंक नहीं अब उसका। अब 25 साल बाद उसे फील हो रहा है कि मुझे अपने देश जाना है। उसे लग रहा है भी बुढ़ा हो गया, वहाँ कोई संभालता नहीं है, वहाँ कोई नहीं संभालता, वहाँ टाइम नहीं किसी के पास। वहाँ तो किसी के कोई गेस्ट भी चला जाए ना, आप इंडिया से गए इतनी दूर, आपको लगता है हमारे रिश्तेदार हैं संभाल लेंगे, वो नौकरियाँ करते होते उधर, वो आपको बता जाते हैं जी ये घर है, यहाँ फ्रिज में ये पड़ा है, आके देख लेना, मैं तो जा रहा हूँ। आप कहते कमाल हो गया, मेरे को रिसीव करने का कोई नहीं आता, यहाँ रिसीव करने भी नहीं आता, या एयरपोर्ट पे बैठा रहे, शाम को आएंगे हम फिर लेने आ जाएंगे। ये हाल है वहाँ कि काम नहीं छोड़ सकते लोग ना, खाएंगे क्या काम छोड़ देंगे? तो वहाँ तो काम करना ही पड़ता है हर एक को, छोटे बड़े को। और जो नहीं काम करते उनकी हालत मिजरेबल है। सरकार पेंशन देती है अगर परमानेंट PR पे हैं आप। तो चलो, टाइम पास तो बिल्कुल नहीं होता बुजुर्गों का वहाँ लोग वेले नहीं है ना, बैठ के चार इकट्ठे बातें करेंगे, वहाँ सिस्टम ऐसा ही है, कल्चर ऐसा है। तो मान लो कि वहाँ कमा के बुजुर्ग हो गया, कहता है इंडिया चलो, सारा पैसा उठा लाया इंडिया, उस पैसे पे टैक्स है कोई आज? किस चीज़ का टैक्स? उसने कमाया वहाँ टैक्स भर दिया। इंडिया में कोई छिपाया? इंडिया में कोई टैक्स लायबिलिटी बनती थी उसकी? नहीं। तो आज ले आए इंडिया में, पास्ट में टैक्स इंडिया में नहीं लगा, अब भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो इनकम ही नहीं है इंडिया की। ले वेलकम करो, फॉरेन करेंसी ला रहा है इंडिया में, अच्छी बात है, समझे? और हाँ, जब मैं कहता हूँ ना रिसीव्ड इन इंडिया, सुन लो, जब मैं कहता हूँ एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये रिसीव्ड इन इंडिया से मेरा मतलब क्या है? रिसीव का मतलब मेरा फर्स्ट टाइम रिसीव्ड इन इंडिया है, आफ्टर अक्रूवल ऑफ इनकम कमाने के बाद सीधा पहली बार इंडिया आए, तो वो इंडिया में तीनों कैटेगरी में आएगी। एग्जाम्पल सुनना, मान लो मिस्टर राजकुमार वर्मा नाम का आदमी है, पंजाब का आदमी है राजकुमार वर्मा, और वो वर्मा जी कनाडा में नौकरी करते हैं और अपने मालिक को कह देते हैं भाई साहब ऐसा करो, मेरी तनख्वाह कितनी? वो कहता 8 लाख रुपए इंडिया के बराबर। कहता ऐसा करो 2 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, सीधा इंडिया के बैंक में जमा करा दिया करो, बाकी 6 लाख कहाँ पे? मेरे यहाँ कनाडा के खाते में जमा करा दो। सीधा ही पहली बार ही 2 लाख रुपए कहाँ आते हैं? इंडिया के बैंक में। तो वो इंडिया में फर्स्ट टाइम रिसीव है ना। हाँ, तो उस राजकुमार को कोई भाई तेरी ये 2 लाख रुपए कहाँ टैक्सेबल होंगे? इंडिया। कहता क्यों भाई, मैं इंडिया में कभी आया नहीं पिछले 6 साल में, नॉन रेजिडेंट हूँ, तो भी टैक्स लगेगा, क्योंकि इनकम फर्स्ट टाइम रिसीव कहाँ हो रही है? इंडिया।
बाद में भेजने से कुछ नहीं होता। इनकम रेमिटेड या सेंट टू इंडिया, रेमिटेड या सेंट टू इंडिया से कुछ नहीं होता, फिर वो फर्स्ट कैटेगरी से बच जाएगा। जैसे सुनना, राजकुमार को अगर इनकम टैक्स की नॉलेज होती तो वो मूर्ख कभी भी अपने एम्प्लॉयर को सीधा इंडिया के बैंक में जमा करने को ना कहता। वो क्या करता, पहले तो वो पैसे कहाँ लेता, कनाडा के बैंक में, वहाँ मिलते फर्स्ट टाइम, फिर बाद में इंडिया ट्रांसफ़र कर देता, तो इस कंडीशन से बच जाता, उस 2 लाख रुपए को बाद में ट्रांसफ़र कर देता। यानी रेमिटेड या अमाउंट सेंट टू इंडिया डजंट मैटर, ये रूल नहीं लगेगा रिसीव वाला। हाँ, इंडिया में कमाए वाला देख लो, वो भी नहीं लगता, छोड़ो। अदर इनकम है वो सिर्फ OR में आती है, ऐसे। क्लियर? और सुनना, अगर मान लो कनाडा के रूल भी अपने जैसे हों, डबल टैक्सेशन हो सकता है। हाँ, मान लो कनाडा में नौकरी करता है, सुनना, कनाडा में नौकरी करता है, फर्स्ट टाइम रिसीव कहाँ हुए पैसे, 2 लाख इंडिया, 6 लाख कनाडा के बैंक में जमा हुए 8 लाख में से। तो भारत सरकार कहती क्योंकि फर्स्ट टाइम 2 लाख इंडिया में मिले, हेंस टैक्सेबल इन इंडिया। और कनाडा कह रहे इस 2 लाख रुपए काम कहाँ किया, धंधा कहाँ किया, कनाडा। तो अर्न इन कहाँ है, कनाडा, तो टैक्स हम लगाएंगे। समझे बात, समझे ये चीज है। अब एक एग्जांपल सुनना, और मैंने बताया था 2 देशों में टैक्स लगता हो तो क्या आपस में देशों के बीच में क्या है, DTR, डबल टैक्सेशन रिलीफ के नाम की एक संधि है, एक समझौता है कि आप एक अपने देश के सिटीजन को माफ कर दो टैक्स, तो वो लगता है। फिलहाल अपा तो अभी वो चैप्टर नहीं है अपने सिलेबस में, तो अभी मैं बता रहा हूँ, कोई घबराहट की बात नहीं, मैंने आपको इंडिया के रूल बताए, लगेगा तो लगेगा, उधर लगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे इंडिया का लगना है तो बताओ, वो माफ होने के रूल बाद में देखेंगे। समझ आया? चलो एक केस बताना। हाँ जी, मान लो, सुनो, ये रूल पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, US में भी है, ये वाले रूल जो है, ये वाले टेबल वाले। एक जस्टिन बीबर नाम के, बीबर क्या है वो, जस्टिन बीबर है ना, वो कहाँ का है, US का है ना मेरे ख्याल से, US का है ना, वो आया ना, वो बच्चे बड़े पागल हो रहे थे, वो इंडिया में आया था, कुछ साल पहले आया था इंडिया में। जैसे माइकल जैक्सन आता था, बड़े फ़ैन थे माइकल जैक्सन के, एक सिंगर मैडोना, माइकल जैक्सन, मैरिया कैरी, कई तरह के लोग हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे माइकल शूमाकर और माराडोना और ये सब है ना, खेलते हैं, जैसे ये भी लोग बड़े फेमस है वर्ल्ड। मान लो वो जस्टिन बीबर है, वो US का है, वहाँ रहता है, पाकिस्तान कराची में शो करने के लिए बुलाया गया, बाकी आते नहीं वहाँ लोग, वहाँ तो पाकिस्तान में मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच, श्रीलंका की क्रिकेट टीम बस से जा रही थी मैच ग्राउंड तक, और वो उन्होंने बस हाईजैक कर ली, वहाँ के बदमाशों ने बस ही हाईजैक कर दी, पूरी टीम ही ले गए वो हाईजैक करके, बड़ी मुश्किल से बचे। मतलब वहाँ बुरा हाल है, अब कुछ नहीं होता वहाँ, क्योंकि सरकार का कंट्रोल तो हमारे यहाँ पूरा सूरा नहीं है। देख लो ये गैंगस्टर और ये सरकार के कहाँ, वो जो जिस गन से उन्होंने वो मर्डर किया, वो सिद्धू मूसे वाला, उसको गन कहते हैं जी, भारत की आर्मी के पास भी नहीं है बोलो, अब वो स्मगल होके रशियन आर्मी के पास है वो गन, और बदमाशों के हाथ में ऐसे हथियार चढ़ जाए, कहता है बुलेट प्रूफ गाड़ी होती, कुछ नहीं थी, उठा देती वो, उसमें भी गोली निकल जाती, वो गन नहीं ऐसी थी, बुलेट प्रूफ वो गाड़ी भी होती, कोई फर्क ना पड़ता, गन ऐसी थी, ऑटोमेटिक गन थी, बटन ऑन करो चलती रही गोलियाँ। तो ऐसी गन जो है वो बदमाशों के हाथ में आ गई तो देश में कुछ भी हो सकता है। कल दिल्ली में हैंड ग्रेनेड मिला है किसी मोहल्ले में, बंगाल में लोग बम घर में बना लेते हैं, कई बार पकड़े गए और बनाते हुए मारे गए हैं, और कश्मीर में देख लो क्या हो रहा है, ऐसे ही शूट कर रहे हैं, एक मैनेजर को शूट करके ना, हनुमानगढ़ के मैनेजर को ऐसे, तो बुरा हाल है। मतलब कंट्रोल तो सरकार का यहाँ नहीं है, पाकिस्तान का तो पूछो ही ना क्या हाल है, बहुत ही बुरा है। वो तो हमारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडिया 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 अच्छा है, इंडिया अच्छा है, वो तो उनको तो हम अच्छे लग रहे हैं। चलो, जस्टिन बीबर कराची में शो करता है पर पेमेंट नहीं लेता कराची में, वो उसके ऑर्गेनाइजर शो के कहते हैं दे देंगे भाई साहब, कोई नहीं, कहीं नहीं जा रहे, दे देंगे। वो इंडिया आ गया, इंडिया में भी शो करना होगा उसने, इंडिया आ गया और मौर्य शेराटन में 5 स्टार होटल में रुका हुआ है दिल्ली, और इसी बीच फॉरेनर ने चेक उसके हाथ में थमा दिया, पाकिस्तानियों ने आके हिसाब करके वो आ गए इंडिया, और चेक पकड़ा गए उसके हाथ में 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ का चेक कहाँ मिला उसे, इंडिया, और वो है कहाँ का, US। अगर हर जगह यही रूल हो तो इंडिया सरकार कहती है कि इंडिया में कमाया,
इंडिया में कमाया ना ना, शो कहाँ किया है? कराची। कहता सर मेन चीज तो रिसीव्ड इन इंडिया है ना, पैसे कहाँ मिले पहली बार? इंडिया। इसी इनकम टैक्स इंडिया में लगेगा, लगेगा। उधर पाकिस्तान सरकार कहते डांस डूस, तूने कहा डांसर होगा? वो डांसर है क्या? सिंगर है, चलो सिंगर। चलो एक और है, म्यूजिशियन भी है जानी के नाम से। वो एक बार आगरा में उसने शो किया था, आगरा ताजमहल के पीछे शो किया था, बड़े लोग देखने सुनने जाते थे। चलो तो वो मान लो इंडिया में पैसे ले लेता है, पाकिस्तान में क्या है, सरकार कहती है तूने शो कहाँ किया? कराची में। तो कमाए कहाँ? हमारे देश में टैक्स लगेगा। यूएस वाले कहते खबरदार, हमें टैक्स ना दिया तो तू खाता पीता तो देश का है, तू है कहाँ का वार? वो कहते तूने इंडिया में कमाया, यूएस में कमाया नहीं, यूएस में मिला नहीं, तो क्या हो गया? अदर इनकम है, तो ये किस में आएगी? तू और तो हमारे देश का है। यूएस वाले कहते हमें टैक्स दे, इंडिया वाले कहते रिसीव वाला रूल लगा, हमें टैक्स दे। पाकिस्तान वाले कहते अर्न तूने पाकिस्तान में किया, हमें टैक्स दे, चाहे तू क्या हो, एनआर। इंडिया वाले कहते एनआर हो तो भी टैक्स दे क्योंकि रिसीव हुआ। यूएस वाले कहते तू ओआर हमारा है, हमें टैक्स दे। लगता हो लगे, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें तो इंडिया का टैक्स लगाना है। कहता भैया हमें ना बता, अपना रोना धोना उनको सुना, हमें टैक्स दे दे बस, हम टैक्स लेंगे। सही है। तो आपस में समझौते होते हैं, ऐसा है बार बार लगे तो आना जाना छोड़ देंगे लोग एक दूसरे देश में, तो एक तरफ का टैक्स माफ हो जाता है। डबल टैक्सेशन रिलीफ का रूल है। समझ आया ये टॉपिक? सीधी सी बात है। ओआर आदमी बन गए ना आप, ओआर जैसे मैं ओआर हूँ, आप भी ओआर हैं, हमें तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। वैसे हम कमाते भी नहीं बाहर से, पर अगर कमाते होते तो टैक्स भी लगता, क्योंकि हम क्या हैं, ओआर, अदर पे भी टैक्स। यानी ग्लोबल इनकम पे टैक्स कौन देता है? ओआर। इंटरनेशनल इनकम पे टैक्स इंडिया में ओआर देता है। ये बात है। रिसीव का मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव से है। और हाँ, एक बार एक बंदे की इनकम अक्रूड बेस पे इनकम में जुड़ गई तो कल को रिसीव बेस पे दोबारा जुड़ेगी? दोबारा नहीं जुड़ेगी। अक्रूड बेस पे जुड़ गई ना। सुनो, चलो बताना। मान लो मैंने एक फॉरेन की कंपनी के डिवेंचर में पैसा लगा दिया, वहीं का वहीं बढ़ रहा है पैसा, समझो, बताना। मान लो मैंने कैनेडियन कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, वहीं पड़े पड़े वो ब्याज 10,80,000 हो गया। 80,000 इनकम अर्न इन इंडिया है, बताओ मेरी 80,000 इनकम अर्न इन इंडिया है? ना। इंडिया में रिसीव है? ना। क्या ये बिजनेस है? नॉट अर्न नॉट रिसीव ना। क्या ये अदर इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट, क्या ये मेरे पे टैक्सेबल है? हाँ जी, टैक्सेबल है, क्योंकि मैं क्या हूँ, ओआर। लगेगा टैक्स ग्लोबल इनकम पे। मैंने कहा क्या मतलब हुआ सर, ना मेरा इंडिया में पैसा लगा ना इंडिया में मिला, वहीं के वहीं पड़े हैं तो भी टैक्स? कहता हाँ तो भी टैक्स, क्योंकि तू यहाँ रहता है ना, इसलिए ओआर है। कल को ये इनकम इंडिया आ गई तो दोबारा लगाएंगे क्या टैक्स? नहीं, दोबारा रिसीव तो वो बाद में हो रही है वैसे भी, और ऑलरेडी टैक्स भी लग चुका है। एक ही इनकम पहले अक्रूड बेस पे टैक्स लगा दो और कल को रिसीव बेस पे टैक्स थोड़ी लगेगा। समझ आई ना बात? बोलो कोई डाउट? ठीक, तो इस तरह से ये बातें कह रहा है। चलो अब आप इससे रिलेटेड ना एक आधा क्वेश्चन देख लो ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन कर देता हूं जिससे क्या है, चलो आप बताना। 80,000 रुपये इनकम कमाई मैंने, कहाँ, कनाडा से 80 मेरे खाते में भी आ गए, चलो 80, उसमें से 70,000 निकाल के मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास पड़े 10,000 हैं। टैक्स 10 पे लगेगा क्या 80 पे लगेगा? 80 पे। खर्च से क्या मतलब? एक आदमी नौकरी करता है, नेशनल कॉलेज में सैलरी कमाता है साल की 12 लाख, कहता साहब बचे ही 2 लाख, 10 तो मेरे घर पे खर्च हो गए। तो भैया सैलरी तो कमाई तो 12 पे टैक्स लगेगा, तो बिजनेस प्रोफेशनल थोड़ी है। कहता बिजनेस वाला भी तो खर्चे काटता है सेल में से, वो सेल में से काटता है, वो बिजनेसमैन है, तू नौकरी कमा रहा है, तेरे को क्या कम होगा? बस स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(2) की, एंटरटेनमेंट की डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स की बस। हाउस प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 24 की डिडक्शन है इंटरेस्ट की, और 30% स्टैच्यूटरी, बस। बिजनेस के बराबर ही ना कर ले, फिर बिजनेस करना है तो वहाँ हो गए कम, अलग अलग रूल है ये चीज़। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 26 नंबर क्वेश्चन, बताना मुझे। इसको करते ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कई क्वेश्चन कर लाएंगे फिर।
देखना क्वेश्चन नंबर 26, इलस्ट्रेशन 26 क्या कहता है? कहता है एन फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एन ने अपनी इनकम का क्या डाटा दिया 22-23 के लिए? क्या कहता है एन? एन लास्ट पढ़ो, अगर एन ओआरओ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो क्या, एनओआरओ तो क्या, और एनआरओ तो क्या, ये बताना है आपने। बताओ कौन कौन सी इनकम है इनकी। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं? बाद में 116 इंडिया भेजे, कोई मतलब नहीं है, रेमिटेंस का कोई मीनिंग नहीं। तो आप बताओ, इनकम अर्न इन इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है, बाद में भेजने से कुछ नहीं होता। क्या ये बिजनेस है? नहीं। ये क्या है? अदर इनकम। किस में जाएगी ये 376? सिर्फ ओआर में। सेकंड पढ़ो क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन पाकिस्तान डेवलपमेंट बॉन्ड कितने रुपए? 48,000। 48। इंटरेस्ट ऑन पाकिस्तान बॉन्ड कितने रुपए? 48। हमें ब्रैकेट में कहता है 1/6 रिसीव्ड इन इंडिया। 48 का 1/6 कितना? 8। बाकी 40 कितना? 48 का 5/6। ये जो पैसा है ना, ये तो कहां मिल गया? रिसीव्ड इन इंडिया, और ये नॉट रिसीव्ड इन इंडिया है। हाँ जी, अब बोलो इसका क्या करूं? और ये इनकम किस चीज की है? इंटरेस्ट है ये पाकिस्तान बॉन्ड का। क्या करूं? जो तो इंडिया में मिला उस पे तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो तो किस में आ जाएगा? पहला रूल लग गया, कैटेगरी 1 तीनों में आ जाएगा, क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है। अब 40,000 का बोलो क्या करूं? क्या इंडिया में रिसीव हुआ? क्या इंडिया में अर्न किया? नहीं। ना रिसीव हुआ ना अर्न। क्या ये बिजनेस है? नहीं। ये अदर इनकम है। किस में आएगा? सिर्फ, समझ आई बात? इंडिया में मिला ना, कमाया ना, क्या ये बिजनेस? नहीं। क्या ये अदर इनकम? किस में आएगी? सिर्फ ओआर, क्योंकि 8,000 इंडिया में रिसीव हो गया, फर्स्ट पॉइंट लगने से वो टैक्सेबल हो गया। थर्ड कहता क्या गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी, गिफ्ट किससे आया है? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। रिलेटिव का गिफ्ट क्या है? माफ होता है, रिश्तेदार का गिफ्ट है। चलो नेक्स्ट, कितना मर्जी हो। पेंशन कहां नौकरी की थी पहले? पेंशन फ्रॉम क्या? फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयड, वही नेपाली वाला। पुरानी नौकरी कहाँ है? इंडिया में थी, तो नेपाली वाला एग्जांपल है। तीनों में आएगा। कितने रुपए है ये? कितना है? 180। वही नेपाली रिटायर होके चला गया, वैसे ही पाकिस्तानी रिटायर होके इंडिया से चला गया, तो इनकम अर्न इन क्या है? इंडिया। किस में आएगा? तीनों में आएगा। आगे चलो क्या कहता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ईरान, प्रॉपर्टी कहां पे है? ईरान में है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी ईरान में है 290। 80,000 तो बहरीन बेटे की स्टडी पे खर्च कर दिया, बाद में 210 इंडिया भेज दिया। ये दोनों इंफॉर्मेशन बेकार है। खर्च कर दिया से क्या मतलब है? इनकम से मतलब है, कोई बिजनेस थोड़ी है कि खर्च कर दिया। दूसरा, क्या ये बाद में इंडिया भेजे 210, उससे कोई मतलब है? नहीं। रेमिटेंस वर्ड का कोई मतलब नहीं। अब मुझे दोबारा से पढ़ो, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई, प्रॉपर्टी की इनकम कहाँ मिली? इनकम वर्ड है, रेंट वर्ड होता तो 30% काटता। प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम ईरान, इंडिया में मिले ना, कमाए नहीं। ये क्या है? अदर इनकम। किस में आएंगे ये? 290 ओआर में। इंडिया भेजे, बाद में उससे कोई मतलब नहीं, खर्च किए बेटे की स्टडी पे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? 6 में इनकम, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, कंट्रोल कहां से हो रहा है? कलकत्ता। कितने रुपए है ये? लेकिन 215 में से 80,000 क्या है? 80,000 क्या है? रिसीव्ड इन, बाकी कितने बच गए? 135। ठीक, ये इंडिया में मिले, इसका मतलब नहीं मिले। तो बिजनेस कहां है ये? ईरान, ईरानी बिजनेस। कंट्रोल कहां से है? फ्रॉम इंडिया, कलकत्ता। पहले तो जो इंडिया में मिले वो सब में लिख दूं 80।
80,000 तीनों में लिख दो जो इंडिया में मिले। रही बात 1.35 की, क्या वो इंडिया में मिले? ना, इंडिया में कमाए? नहीं, ये ना मिले ना कमाए। थर्ड कैटेगरी में आ जाओ। क्या ये बिजनेस है? यस बिजनेस है। क्या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है? यस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। किस में आएगा? पहले 2 में आएगा। समझ आया? किसी को ना पता लगा हो पूछ लेना। समझ आया? जितने मिले इंडिया में वो तो तीनों में आ गए, टुकड़ा कर लिया मैंने उसका, ठीक। बाकी बैलेंसिंग फिगर ना इंडिया में मिले ना कमाए, तो ये बिजनेस है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो तीनों में आ गया, दोनों में आ गया, OR एंड OR। नेक्स्ट, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, किसी को कहीं मर्जी आए, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी किसी को भी मिलेगा, वो अर्न इन इंडिया माना जाएगा। कितने रुपए? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख डीम टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा, तीनों में आएगा। पास्ट की अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट इनकम टैक्स है या अनटैक्स, ब्रॉड टू इंडिया, वो इनकम ही नहीं आज की, उस पर कहीं भी टैक्स नहीं, OR में भी टैक्स नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कलकत्ता, बिजनेस कहाँ है? उल्टी कहानी बना रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया है ना, इंडिया में कहाँ? कलकत्ता। तो भैया ये कंफ्यूज कर रहा है, कहते इतने प्रॉफिट फॉरेन में मिले। भैया रिसीव देखो ही ना, रिसीव देखो ही ना, जब बिजनेस कहाँ चल रहा है? इंडिया। तो वो तो फॉरेन वालों को फंसाने के लिए है कि कंट्रोल इंडिया से हो, इंडिया वाले में कोई तकलीफ नहीं। सेकंड पॉइंट लगा दो, बिजनेस जब इंडिया में है, कहाँ मर्जी मिले इनकम, बिजनेस ही इंडिया में चल रहा है, तो ये 22-46 कहाँ कमाए जा रहे हैं? इंडिया। टोटल लगाओ, अब आप लगाओ टोटल, कितना आ गया ग्रॉस टोटल इनकम? जोड़ो, 376, 8,000, 40,000, 180, 290, 80,000, 135, 1 लाख और 22-40, 34,55,000। अगला भी जोड़ो, और अगला जोड़ो, समझ आया क्या? बोलो। 27 पढ़ना आप, 27 में डेविड हो जाएगा ना, ये वाले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं। 27 होमवर्क में करना है, 1 पॉइंट अच्छा है बस। डेविड 40 साल की उम्र है और भारत सरकार की नौकरी करता है, वो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जॉब करता है, और 31 मार्च 21 को इंडिया छोड़ के चला गया, उसकी कनाडा नौकरी लग गई। 21-22 में आया ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये बंदा क्या बन गया? NR, क्योंकि इंडिया में 0 डे। 21-22 में कितने दिन है इंडिया में? 0 डेज, और 0 डे पे तो कोई स्टेटस आपका बनना ही नहीं, NR ही रहोगे। इसकी इनकम सैलरी, भैया सैलरी भारत सरकार की है, ये नौकरी कहाँ से करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसलिए ये सैलरी क्या है? NR हो तो भी क्या होगी? टैक्सेबल होगी ना। भारत सरकार की नौकरी करता है ये, भारत सरकार ने भेजा है। फॉरेन के अलाउंस माफ होते हैं, भारत सरकार फॉरेन में आउटसाइड इंडिया जितने भी अलाउंस पर कुजिट देती है वो सारे क्या होते हैं? माफ। ये सैलरी का चैप्टर बताएगा, पढ़ोगे जब। इंटरेस्ट FD कहाँ करवा दी? इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया बैंक में FD करवाई। फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, अच्छा कोई बैंक है इंडिया में, वहां FD करवा दी, तो भैया ब्याज कहां से बन रहा है? इंडिया से। चलो नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, नेपाल की एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, क्या करूं? OR होता तो लगता, नेपाल की खेती पे OR होता तो वहीं मिले वहीं कमाए, OR होता लगता, ये तो NR है। लास्ट क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहां? इन नेपाल। क्या इंडिया में मिले? इंडिया से कमाए, बिजनेस है? नो। अदर इनकम OR में आती, ये तो NR है, तो बस जोड़ो। कितनी इनकम आ गई इसकी बोलो? 6 लाख रुपए। नॉन रेजिडेंट है, इसकी इनकम की बात करो तो सिर्फ 6 लाख। पढ़ लोगे क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना। 23, साई इंजीनियरिंग कंपनी सिंगापुर की कंपनी और इंडिया में ये कंपनी नॉन रेजिडेंट है, और इसको रॉयल्टी की कमाई हुई कैसे हुई? इंडिया से। भारत सरकार से 10 लाख रॉयल्टी आई, तो सिंगापुर की कंपनी की ये 10 लाख इनकम इंडिया से अर्न मानी जाएगी, और क्या
भारत सरकार से आ रही है ये इनकम, ठीक। कहता मुंबई की कंपनी से 12 लाख आए, जो प्रोजेक्ट कहाँ यूज होना है, कनाडा। अच्छा, सिंगापुर की कंपनी को इनकम कहाँ से आई, भारत की कंपनी से, पर ये ड्राइंग कहाँ यूज होनी है, फॉर्मूला कहाँ यूज होना है, टेक्निक कहाँ यूज होनी है, कनाडा। क्या इंडिया में यूज होनी है वो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर ना, तो ये अर्न इन इंडिया नहीं, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने 5 लाख दिए, टेक्निकल नो हाउ कहाँ यूज होगी, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया से क्या लिंक है, सिंगापुर की कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में यूज के लिए ऑस्ट्रेलियन कंपनी से पैसे आए, तो इंडिया से क्या लिंक है, नथिंग इज टैक्सेबल। लेकिन हाँ 7.5 लाख ऑस्ट्रेलिया कंपनी से आए, लेकिन वो प्रोजेक्ट कहाँ लगा हुआ है, वो प्रोजेक्ट इंडिया में, इसलिए 7.5 इंडिया की धरती से कमाए हैं। तो आप एनआर हो तो भी टैक्स लगेगा, क्योंकि इनकम अर्न इन इंडिया है। 22वां क्वेश्चन पढ़ लेना, इंडिया में वकील आता है तो ये इंडिया से कमा रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 22 टू नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, जितने पढ़े जाएं, ठीक है, जितने पढ़े जाएं पढ़ लो, कंसेप्ट तो यही था, बस हो जाएगा।